नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर है भारत को लेकर। जी हां, भारत के विकास पर अब यूएन की तरफ से भी मोहर लग चुकी है। यूएन के महासचिव ने भारत की तारीफ की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। जी हां, जो समिट कल से शुरू होने जा रहा है उस समिट को लेकर भारत की तारीफ की गई है। क्या कुछ कहना है यूएन के महासचिव का, बताएंगे विस्तार से इस पूरी खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। और अब वोटर लिस्ट में धांधली पर वार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारे वोटर्स के नाम कट चुके हैं और अभी कई सारे और वोटर्स के नामों पर तलवार लटकी हुई है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है महाराष्ट्र से, कि आखिर शिवाजी और सुल्तान बराबर कैसे हैं। दरअसल ये बयान दिया गया था और बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर होती हुई नजर आई। साथ ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी हमलावर हुए हैं। क्या कुछ कहना है इसका और आखिर ये क्या है पूरा ये विवाद, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत जो है वो इस समय हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दरअसल भारत इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करने वाला है, जो कल से शुरू होगी और 20 फरवरी तक चलेगी। अब इस समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल होने वाले हैं। तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और इस समिट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। तो वही समिट के शुरू होने से पहले ही एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की तारीफ की है। एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को एक सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि एआई का विकास सभी के लिए होना चाहिए। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यूएन चीफ ने माना भारत का लोहा। तो जी हां, यूएन महासचिव की तरफ से बयान दिया गया है और यूएन महासचिव ने सीधे तौर पर भारत की तारीफ की है। भारत की तारीफ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो कल से समिट शुरू होने जा रही है उसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि उभरती अर्थव्यवस्था है भारत, और एआई समिट में यूएन सेक्रेटरी जो है वो भाग लेते हुए भी नजर आएंगे। भारत को एक सफल उभरती अर्थव्यवस्था उनकी तरफ से बताया गया और कहा कि भारत जो आज एक बहुत सफल उभरती अर्थव्यवस्था है और न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में बल्कि वैश्विक मामलों में भी उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस समिट के लिए सही जगह है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहराई से चर्चा हो, उसकी विशाल संभावनाओं और सभी जोखिमों पर ध्यान भी दिया जाए। लेकिन एआई केवल कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हो, यह बात उनकी तरफ से की गई और इसी के साथ उन्होंने भारत की तारीफ भी की है। आखिर यूएन के महासचिव की तरफ से भारत की तारीफ करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हमने आपको बताया, लेकिन यूएन चीफ ने भारत का लोहा सीधे तौर पर माना है और भारत के मुरीद हुए इस वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। भारत की तारीफ उन्होंने की और तारीफ करते हुए उन्होंने एआई इंपैक्ट समिट से पहले भारत की ये तारीफ की है, क्योंकि एआई इंपैक्ट समिट जो कि कल से शुरू होने जा रही है और 20 फरवरी तक ये समिट चलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को सफल उभरती अर्थव्यवस्था उनकी तरफ से बताया गया। एआई समिट के लिए भारत सही जगह है, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक मामलों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ रहा है और एआई इंपैक्ट समिट में एंटोनियो गुटेरेस शामिल भी होने वालेंगे और शामिल होने से पहले उन्होंने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। सीधे तौर पर एआई इंपैक्ट समिट भारत 2026 जिसकी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है, क्योंकि कल से यानी कि 16 तारीख से ये आयोजन दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, जहां पर कई सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हुए नजर आएंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा होगी और बताया जा रहा है करीब 45 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। ग्लोबल साउथ का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये समिट
यूएन महासचिव सहित कई विश्व के नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा होगी, उसके जोखिमों पर चर्चा होगी, उसकी चुनौतियों पर चर्चा होगी। दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे और सीधे तौर पर इस समिट की थीम की अगर हम बात करें तो वो है पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, जिस पर यह पूरा समिट केंद्रित होगा और सतत विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। चंद्रशेखर, इस समय अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो है भारत को देख रही है काफी उम्मीदों की निगाहों के साथ, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो ये समिट है जो कल से शुरू होने वाला है, उस समिट पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। कई सारे देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन समिट के शुरू होने से पहले ही यूएन के महासचिव की तरफ से भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। बिल्कुल, देखिए, जो ये इंटरव्यू दिया गया है यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा, पीटीआई को ये इंटरव्यू दिया गया है भारत आने से पहले, और काफी महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू है। इसके क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये तो आपने हमारे दर्शकों को बता ही दिया। अगर इसकी हम विवेचना करें तो आप देखिए, इस पूरे इंटरव्यू को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो यह है कि वो भारत को लेकर के भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत किस तरह से एमर्जिंग इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि भारत की जो स्थिति है वैश्विक मामलों में, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो भारत का प्रभाव है, उसको देखते हुए ये काफी अच्छी जगह बताते हैं वो भारत को एआई समिट के लिए। और 16 तारीख से 20 तारीख तक ये एआई समिट भी हो रही है। इसमें दुनिया के कई बड़े नेता इसमें पहुंच रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं। और साथ ही साथ वो एआई को लेकर भी कहते हैं कि एआई का उपयोग जो है वो पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए, न कि दुनिया की कुछ 1 या 2 महाशक्तियों के लिए या कुछ 1 या 2 देशों के लिए होना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। ग्लोबल साउथ के लिए खास वो जोर दे रहे हैं, और उसमें वो भारत की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण बताते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो भारत में काफी कुछ ग्लोबल साउथ को देखते हुए काफी मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, और ये मेहनत अब कहीं न कहीं एक वैश्विक मंच पर दिखने लगी है। और उनके अगर हम इंटरव्यू के दूसरे हिस्से की बात करें तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो मल्टीपोलरिटी है, जो बहुध्रुवीय व्यवस्था होनी चाहिए दुनिया में, उसकी कितनी जरूरत है इस वक्त पर। वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो वैश्विक मंच बने हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या विभिन्न जो आर्थिक मंच हैं, उनमें रिफॉर्म की वो जरूरत बताते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि मल्टीपोलरिटी के लिए जो भारत काम कर रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है, और भारत की फिर वो वहां पर तारीफ करते हैं। और इंटरव्यू के अगर आप तीसरे हिस्से में जाएं तो उसमें वो बताते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण है। वो जो इशू से पहले और रोमन एम्पायर के टाइम में क्या कुछ था, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह से भारत का संस्कृति का प्रभाव रहा है, वो उसको बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये एआई समिट शुरू होने से पहले भारत में जो एआई समिट होने जा रही है 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में, ये कितनी महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, एक खाका उन्होंने खींच दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि पिछले 5 से 6 साल 10 साल में भारत ने जो कुछ किया है विश्व के लिए, वैश्विक मंच के लिए, मानवता के लिए, या हम एआई की ही बात करें, भारत हमेशा से इसका पैरोकार रहा है कि एआई पूरी दुनिया के लिए उपयोग होना चाहिए, और खासकर जो विकासशील देश हैं उनके लिए उपयोग होना चाहिए, ग्लोबल साउथ में उपयोग होना चाहिए, मानवता की भलाई के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एसआईआर की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही फाइनल वोटर लिस्ट भी प्रकाशित की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली की बात भी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई में अब तक 6.5 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, और अभी और भी नाम हटाए जाने की बात कही जा रही है। 50 लाख वोटरों के दस्तावेजों का री-वेरिफिकेशन चल रहा है, और अब से यहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से विवाद भी नजर आ रहा है राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में, क्योंकि राज्य सरकार इस प्रक्रिया से बिल्कुल खुश नहीं है और बार बार इसमें रुकावट डालने की तमाम कोशिशें भी राज्य सरकार की तरफ से की गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, पर वहां से भी सीधा आदेश कि एसआईआर तो होगी ही। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बढ़ रहा आंकड़ा, कट रहे नाम। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा खेला आखिर नजर आ रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट में बड़ी participated in the hearings and now documents have also been uploaded. About 1,63,000 have been getting ineligible.
and still scrutiny is going on by the AEROs, EROs, and about 15 lakh documents are unverified at the end of DOs. But all the DOs have told me that all the verifications will take place in the next 2 or 3 days maximum. तो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी ने सुनवाई में भाग लिया है और अब दस्तावेज भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी बातें भी कही। लेकिन कुल मिलाकर हम देखिए तो जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी कई सारे नामों पर तलवार लटकी हुई है। कौन कौन से वो नाम है और किस तरीके से तलवार लटकी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार की पोल इस समय खुलती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार की ये पोल खुल रही है क्योंकि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है कटने नामों का। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की ये पोल खुलती नजर आई और वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली अब नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि अब करीब 6.5 लाख नाम और कटने की संभावना नजर आ रही है। राज्य मतदाता सूची से ये नाम हटाए जा सकते हैं। खामियों को दुरुस्त करने में इस वक्त चुनाव आयोग जो है वो पूरी मेहनत के साथ जुटा हुआ है कि जो भी कमियां हैं उनको समय रहते ही पूरा किया जाए और जल्द से जल्द जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन बीच में से जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि अभी भी कई सारे नाम ऐसे हैं जिन पर कटने की तलवार इस वक्त लटकी हुई है। लेकिन इसके साथ ही सुनवाई बेशक खत्म हो चुकी है और अब छटाई भी शुरू हो चुकी है। सुनवाई खत्म होने के बाद में अब सीधे तौर पर हम देखें तो सुनवाई के बाद अब तक 1,63,000 वोटर अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं चुनाव आयोग की तरफ से। नोटिस मिलने के बावजूद 4,98,000 वोटर जो है वो नहीं पहुंचे सुनवाई केंद्र पर और अपनी बात उन्होंने नहीं रखी, जिसके बाद में अभी भी अगर हम देखें तो 15 लाख वोटरों के दस्तावेजों की जांच अभी भी लंबित है। उनके जो दस्तावेज है उनकी जांच होनी है, जिसके बाद 50 लाख वोटरों के जो दस्तावेज है उनका रीवेरिफिकेशन होगा, यानी कि दोबारा से उनकी जांच की जाएगी। और नाम कटवाने के लिए 42,501 लोगों ने फॉर्म 7 भी जमा किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, जो एसआईआर की प्रक्रिया है जब से शुरू हुई है तभी से लगातार राज्य सरकार को कई सारी परेशानियां और एसआईआर प्रक्रिया में को बार-बार रोकने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। लेकिन अब जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2024 लोकसभा वोटिंग के समय की जो लिस्ट है उसमें काफी बड़ी धांधली हुई, क्योंकि अब एक एक करके सच्चाई जो है हम सभी के सामने आ रही है एसआईआर प्रक्रिया के जरिए। कृतिका, देखिए 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा और उससे पहले जो 12-13 दिन अभी भी है वो काफी अहम है, क्योंकि ये 12-13 दिन में ये सुपर चेकिंग होगा। जैसे कि आपने जो फिगर्स अभी हमारे दर्शकों को बताया कि 6,61,000 अभी तक जो फिगर्स है जो अयोग्य मान गए हैं और कुछ है कि जो हाजिर नहीं हुए थे। तो पहले 50 लाख काट गए थे, 58 लाख काट गए थे और उसके साथ ये 6.5 लाख तो जुड़ गए आप मान लीजिए। और अभी भी 50 लाख का रीवेरिफिकेशन बाकी है और 15 लाख का वेरिफिकेशन बाकी है, तो वहां पे मिला के कुल मिला के वो चल रहा है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान चुनाव आयोग का जो कहना है वो कहना है कि डीओ, ईआरओ और एईआरओ के लिए उनको साफ तरीके से कहा गया है कि आप निर्भय होकर, निडर होकर आप काम कीजिए, किसी भी दबाव के आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये बात याद रखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट आपका रह जाएगा। तो फिर 1 साल हो या फिर 2 साल हो या फिर 5 साल हो, आपका ये डिजिटल फुटप्रिंट रह जाएगा। और आगे चलकर भी अगर पता चला कि कोई इस जो एसआर जो अब जो चल रहा है उसके दौरान कोई अवैध वोटर रह गए थे और वो क्यों रह गए थे, इसके चलते अगर जांच में ये निकलकर सामने आता है कि वो ईआरओ या फिर कोई एईआरओ या फिर कोई डीओ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके खिलाफ तब भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसी के चलते किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी को चलते चुनाव आयोग ने ये मैसेज दे दिया है कि जो सीएस है नंदिनी चक्रवर्ती, उनको भी मंगलवार का अल्टीमेटम दिया गया है और जो डीओज है उनको सोमवार का अल्टीमेटम दिया गया है कि जो भी आपने ये खबर के कागज अखबार का जो कटिंग है वो अपलोड हो जा रहा है, जो ब्लैंक पेपर है वो अपलोड हो रहा है, किसी का ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, तो ये सब चलेगा। तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग अभी अगले जो 12-14 दिन है उस पे काफी सख्ती से नजर आ रही है।
जी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन वहां से भी सीधा आदेश दिया गया कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनकी लिस्ट मुहैया कराई जाए, जैसे कि हमने पहले इसका जिक्र भी किया था। और माइक्रो ऑब्जर्वर में अधिकारी जो है वो बी ग्रुप के होने चाहिए, लेकिन जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई उसमें सी ग्रुप के अधिकारियों के नाम शामिल थे। कृतिका, देखिए, चुनाव आयोग इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जो कहा है उसी को मानकर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर कॉपी में ये बात साफ तरीके से लिखा गया है कि स्टेट अगर लिस्ट देगा भी तो उसका स्क्रूटिनी होगा और साथ साथ सबकी बायोडाटा चाहिए, एक बायोडाटा देखना पड़ेगा। तो उस बायोडाटा में देखा गया कि 8,500 में जिन लोगों का भी डेटा आया है, 6,000 करीब 6,000 से ज्यादा कुछ लोगों का दिया गया है जो मांगा गया था। लेकिन उसके चलते भी ये देखा गया है कि ग्रुप सी के आधिकारिक है जो ऑलरेडी एईआरओ के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको नाम दे दिया है अलग से। और फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है, नर्स है। तो ये बात चुनाव आयोग ने कहा है कि आपसे हमने ग्रेडेशन के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से ग्रुप बी के स्टाफ मांगे थे, माइक्रो ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर वो काम करना चाहते हैं तो। लेकिन आप नर्स दे रहे हो, लोअर डिवीजन क्लर्क दे रहे हो, तो इसी बात को स्टेट को कहा गया है कि ये सब नहीं चलेगा। ग्रेडेशन के हिसाब से जो ग्रुप बी के तहत आते हैं उसी के हिसाब से वो ग्रुप बी के तहत जो आएंगे उनको वो ट्रेनिंग देंगे, उनको आने वाले जो प्रोसेस के जो दिन है उसमें वो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर सामने में आप कुछ दिखाएंगे, सामने के ऊपर पे आप दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा चावल है और बीच में आप कंकड़ देंगे, तो कंकड़ चुन चुन कर रखेगा निर्वाचन कमीशन, निर्वाचन सीआई, और चावल देंगे, कंकड़ नहीं लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां टीपू सुल्तान को लेकर सियासत इस समय गर्मा चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से कर दी, जिसे लेकर अब बड़ा विवाद वहां पर शुरू हो चुका है। सपकाल के इस बयान के बाद बीजेपी शहर अध्यक्ष धीरज घाटे ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तुलना को गलत बताया और कहा कि कांग्रेस नेता को इस पर शर्म आनी चाहिए। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं शिवाजी महाराज बनाम टीपू सुल्तान। तो जी हां, जहां महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर यह विवाद इस समय होता हुआ नजर आ रहा है और तुलना पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। और एक बार फिर से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर यह पूरा विवाद उठता हुआ नजर आया। हालांकि कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। सपकाल ने टीपू सुल्तान की जो तुलना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी, जिसके बाद में ये पूरा विवाद गरमाया और बयान के बाद में सियासी हलचल और बयानबाजी जो है वो भी अब तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है धीरज घाटे, जिन्होंने इस पूरी शिकायत पर पूरा मामला दर्ज कराया है इस वक्त, और सपकाल पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का भी गंभीर आरोप अब लग चुका है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक और नए विवाद को इस समय महाराष्ट्र में जन्म दिया गया और सीधे तौर पर नजर आ रहा है शिवाजी महाराज बनाम टीपू सुल्तान। आखिर कांग्रेस नेता की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता की अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज की वीरता से प्रभावित थे टीपू सुल्तान, ये बात तो कही गई और साथ ही कहा गया
कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। सबकाल ने टीपू को महान योद्धा बताया और साथ ही भारत का सच्चा सपूत भी टीपू सुल्तान को कहा है। अब जब ये तारीफ की गई तमाम, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर अब हमलावर हो चुकी है और कहा जा रहा है कि महाराज की आपने निंदा की और महाराज की आखिर तुलना किस तरीके से की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर निंदा की और कहा कि भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की और बयान से हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए भगवान समान है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कहां से ये पूरे विवाद की शुरुआत हुई है, एक बार वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मालेगांव के मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई और ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर लगाई गई और इस तस्वीर के बाद ही ये जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ था, जब उनसे इस तस्वीर को लगाने के पीछे सवाल पूछा गया। अब इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद मेयर है और उन्हीं के कार्यालय में यह तस्वीर लगाई गई। कांग्रेस ने इस तस्वीर को लेकर उनका बचाव किया और वहीं हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। टीपू सुल्तान का फोटो हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि आप अपने कार्यालय से टीपू सुल्तान का ये फोटो आप हटा दीजिए। हिंदू समाज की आंदोलन की धमकी भी हिंदू समाज की तरफ से दी जा चुकी है कि अगर आपने ये तस्वीर नहीं हटाई तो कहीं ना कहीं इसके आगे आंदोलन भी होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मुद्दे पर आखिर किस तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा, हम इसको सहन नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे लिए देवता समान है, टीपू सुल्तान जैसे मक्कार की तुलना उनके साथ करना, टीपू सुल्तान एक हत्यारे की तुलना उनके साथ करना, कभी ये वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, कभी आम्बेडकर जी का अपमान, कभी भगवान बिरसा मुंडा का अपमान, कभी सरदार पटेल का अपमान। एक परिवार के लिए और एक वोट बैंक के लिए किस स्तर पर जाएंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनको तुरंत प्रभाव से बाहर करें। और इसी पर ताज़ा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी शिशिर सेलार इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिशिर, सीधे तौर पर एक नया विवाद कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आया, जिसको लेकर कई सारी बयानबाजी भी की गई और जब कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर नजर आई और इस तस्वीर को लेकर सवाल पूछा गया तो कांग्रेस बचाव करते हुए उतरती हुई नजर आती है और उल्टा तुलना कर दी जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, जिसको लेकर अब कांग्रेस चौतरफा घिर भी रही है। प्रकाश से पूरा वाकया हुआ उसके बाद हमने देखा कि जो कांग्रेस के प्रभारी है, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सत्पाल ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने ये कहा था अपनी टिप्पणी में कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान से उनका शौर्य एक जैसा है। उन्होंने ये भी कहा था कि टीपू सुल्तान जो है उन्होंने स्वराज्य से प्रेरणा ली है और वो उनके समकक्ष है। हालांकि उनकी इसी टिप्पणी पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा चुकी है। इसके बाद हमने देखा किस प्रकार से भाजपा और शिवसेना पूरे राज्य में आक्रामक हुई थी। हालांकि ये होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है हर्षवर्धन सत्पाल, वो कहीं ना कहीं अपने विधान से टस से मस नहीं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जो जिस प्रकार से टिप्पणी की गई उसको तोड़ मरोड़ के सामने जो है पेश किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के आरोप लगाया, लेकिन जिस प्रकार से टिप्पणी उन्होंने की थी उसके बारे में हालांकि उन्होंने कोई इसके बारे में बात नहीं की। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट रूप से इसको अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस काफी आक्रामक है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार से जो तुलना करेगा उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी, युति करेगी राज्य में। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कड़ी भाषाओं में जो है उनकी टिप्पणी की है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से जो कार्यालय है कांग्रेस का उसके ऊपर जो है आंदोलन किए गए, जिस प्रकार से जो निषेध मोर्चा जो है वो भी लाया गया है। इस वक्त अगर देखा जाए बीजेपी और शिवसेना पूरी तरह से आक्रामक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हालांकि इसके ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त जो है सत्पाल अपने बयान से न टसमस हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, ट्वीट करके ये बात आगे कही है
कि जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य के बिल्कुल विचारों शिशिर, को आगे क्योंकि लेकर अब चलते आगे थे। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर और भी कई सारी बयानबाजी आगे हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।